अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। आज हम जो टेक्स्ट पढ़ेंगे वो स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 309 से और लाइन नंबर 330 तक एंड हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लर्क के कैरेक्टर को पढ़ा, उसकी एनालिसिस किए अच्छे से। आज हम मैन ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी सर्जेंट ऑफ लॉ, कानून की पासदारी करने वाला। आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए प्रीवियस लेक्चर्स की तरह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये कैंटरबरी टेल्स की सीरीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए तो मैं तमाम वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सर्जेंट ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी, ताकि आप लोगों की सेंस बन जाए कि आपने टेक्स्ट में क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो सर्जेंट ऑफ द लॉ है ना, यानी कानून की पासदारी करने वाला, यानी ये जो लॉयर है, ये बहुत ही रिमार्केबल और बहुत ही मुमताज़ कानूनदान था, यानी जज था। बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसे लॉ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, कि उसे लॉ के बारे में, कानून के बारे में मुकम्मल नॉलेज था। लोग उससे मशवरे मांगते थे, उसके नॉलेज को देख के, उसकी जो लॉजिक है, उसका रीज़न जो है उसको देख के लोग उससे कानून के बारे में पूछते थे, मशवरे मांगते थे। इस कैरेक्टर को चौसर ने इसलिए लिखा था ताकि वो मिडिवल टाइम में सोशल स्टेटस यानी प्रोफेशन और वहाँ का जो लीगल सिस्टम है ना, उसको दिखा सके। स्टूडेंट, सर्जेंट ऑफ लॉ को चौसर ने बहुत ही रिस्पेक्टेड और नॉलेजेबल दिखाया है, साथ ही उसके कैरेक्टर के कुछ फ्लॉज को भी हाईलाइट किया है। चौसर ने इस सीरियस कैरेक्टर को लिखते हुए बहुत ज़्यादा स्टायर का यूज़ किया। स्टूडेंट्स, उन्होंने इलस्ट्रेट किया कि किस तरह से लॉयर अपनी रेपुटेशन और सक्सेस को तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, बजाय इसकी कि जेन्युइन जस्टिस है उसके ऊपर फोकस करें, बल्कि वो अपनी रेपुटेशन और सक्सेस को फोकस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन की अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम इस कैरेक्टर के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं ताकि इसको मज़ीद समझ सकें। तो लाइन नंबर 309 से स्टार्ट करते हैं। अ सर्जेंट ऑफ द लॉ, वार एंड वाइज। अ सर्जेंट ऑफ द लॉ, वार एंड वाइज। लाइन नंबर 309 में चौसर बताते हैं कि हम जो ग्रोह थे ना, यानी जो पिलग्रिम पर जाने वाले थे, उस कंपनी के अंदर, उस ग्रोह के अंदर हमारे साथ एक सर्जेंट ऑफ द लॉ भी था। बहुत ही अक्लमंद और वाइज इंसान था। वारे का मतलब होता है केयरफुल था, एंड वाइज का मतलब है बहुत ही अक्लमंद था। ठीक है, यानी उस पिलग्रिम जर्नी के अंदर हमारे साथ एक सर्जेंट ऑफ द लॉ भी था, दैट ऑफन हैड बीन एट द पारिस, जो अक्सर पारविस में पाया जाता था या अक्सर पारविस में रहा करता था। स्टूडेंट्स, पारविस अब क्या है? पारविस एक मीटिंग प्लेस है जहाँ पर तमाम लॉयर्स जो थे वो मिलते थे। ठीक है, यानी इकट्ठे होते थे, मीटिंग करते थे। ये फ्रांस के अंदर एक जगह का नाम है जहाँ पर तमाम लोग आते थे, जिनमें स्कॉलर्स, क्लर्जी, तमाम लॉयर्स वगैरह सब होते थे। चौसर बताते हैं कि ये बंदा जो है, ये सर्जेंट ऑफ द लॉ जो है, ये अक्सर वहाँ पर पाया जाता था। इस लाइन में चौसर उसकी पोजीशन को दिखा रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस को, हाई पोजीशन को दिखा रहे हैं। देयर वाज आल्सो फुल रिच ऑफ एक्सीलेंस, यानी वहाँ पर बहुत ही उम्दगी का मुजाहरा करता था। एंड डिस्क्रीट ही वाज एंड ऑफ ग्रेट रिवरनेस, बहुत ही समझदार था और बड़ी इज्जत का मालिक था। रिवरनेस मीन्स रिस्पेक्ट, एंड डिस्क्रीट का मतलब होता है वाइज, यानी बहुत ही उम्दा इंसान था, बहुत ही समझदार था और बड़ी इज्जत का मालिक था। यानी लॉयर था ना, तो इसकी बहुत इज्जत थी और बहुत समझदार था और कानून का नॉलेज जो है वो अच्छे से आता था। नेक्स्ट लाइन है, ही सीम्ड स्विच हिज वर्ड्स वर सो वाइज जस्टिस ही वाज फुल ऑफ इन एजी। उसकी बातों से, उसके लफ्ज़ों से उसकी जो जहानत थी ना, उसकी जो दानाई थी, विजडम थी, वो ज़ाहिर होती थी। ठीक है, वो अक्सर जो है वो अदालत में जज के तौर पर बैठा होता था। एसीज का मतलब होता है कोर्ट सेशन में। मिडिवल इंग्लैंड के अंदर जो है वो कोर्ट सेशंस होते थे, उनको यहाँ पे एसीज कहा गया। जस्टिस और अक्सर, यानी जस्टिस का मतलब होता है जज, वो अक्सर अदालत में जज के तौर पर बैठा होता था। ठीक है, नेक्स्ट है बाय पेटेंट एंड बाय प्लेन कमीशन।
कभी पेटेंट के ज़रिए यानी बादशाह के ज़रिए उसको अपॉइंट किया जाता था, और कभी कभी फुल अथॉरिटी उसके पास होती थी। पेटेंट का मतलब होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अब इन लाइंस में चौसर कह रहे हैं कि वो इतना अक्लमंद था, उसकी बातों से उसकी विजडम शो होती थी। वो अक्सर अदालत में जज के तौर पर बैठा होता था, यानी कोर्ट सेशन के अंदर जो है वो जज के तौर पे भी मौजूद होता था, और कभी पेटेंट के अंदर यानी बादशाह के ज़रिए भी उसको अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। फॉर हिज साइंस एंड फॉर हिज हाई रिनाउन, यानी अपने इल्म की वजह से और अपनी शोहरत की वजह से। जो साइंस का मतलब होता है कि उसकी जो लर्निंग थी, जो उसके पास नॉलेज था, और रीनोन का मतलब है उसकी जो रेपुटेशन थी, यानी अपने हाई ओहदे की वजह से, अपने हाई स्टैंडर्ड की वजह से हर तरह से वो लायक था। बहुत ज़्यादा नॉलेज था उसके पास ला का, और बहुत जाना माना इंसान था, काफ़ी इज्जत थी उसकी, ठीक है। ऑफिस एंड रोब्स हैड ही मैनी नोन, वो भारी भारी फीस लेता था, यानी अपनी रेपुटेशन की वजह से वो लोगों से भारी भारी फीसें लेता था और कपड़े लेता था। रोब्स का मतलब है कपड़े लेना, हैड ही मैनी नोन, लोगों से भारी भारी फीस लेता था और कपड़े लेता था। ऐसा बड़ा खरीदार और कहीं नहीं था, यानी उसकी जो वो परचेजिंग स्किल थी ना, उसका कोई सानी नहीं था। वो अपने इल्म को, अपने नॉलेज को यूज़ कर रहा था। अब जहाँ पे ड्रॉबैक्स चौसर बता रहे हैं उस लॉयर के, ट्रीट अ परचेजर वाज नो वेयर नोन, यानी उसकी जो परचेजिंग स्किल्स थी ना, उनका कोई सानी नहीं था। वो अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ज़मीन की ख़रीदारी में हैरत अंगेज़ तरीके से इस तरह से डॉक्यूमेंट्स साइन करता था, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाता था कि वो ख़ुद उनको परचेज़ कर लेता था और नेक्स्ट पर्सन को समझ भी नहीं आती थी, ठीक है। ऑल वाज फी सिंपल टू हिम इन फैक्ट, उसके लिए तमाम फीसें जो थी वो बहुत सादा और गैर मौसर थी। अब यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि वो सर्जेंट जो था ना, वो ऐसा घुमा फिरा कर बात करता था, और प्रॉपर्टी के जो कागजात होते थे, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको ऐसे रेडी करता था कि आसानी से उनको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सके। चौसर बार बार हमें कह रहे हैं कि वो वाइज था, वो ऐसे कामों में ज़्यादा वाइज था। नेक्स्ट लाइन है, हिज परचेजिंग माइट नेट बीड इन फैक्ट, उसकी परचेजिंग से कोई भी गैस नहीं कर सकता था कि वो ज़मीन उसने इल्लीगल तरीके से अपने नाम की है। तो यहाँ पे बात हुई है कि उसके इनफैक्ट का मतलब है इनवैलिड, यानी कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये जो डॉक्यूमेंट उसने रेडी किए हैं और किस तरह से उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया है। तो उसकी बातों से या उसकी जो वाइजनेस थी, जो उसकी अक्लमंदी थी, उससे कोई भी गैस नहीं कर सकता था कि वो ज़मीन जो है, वो प्रॉपर्टी उसने इल्लीगल तरीके से अपने नाम की है। वो इन्हीं बातों में, इन्हीं कामों में ज़्यादा माहिर था, ज़्यादा वाइज था। देयर नेस, जितना वो मसरूफ़ था ना, उस जितना कोई भी मसरूफ़ नहीं था। नेस का मतलब होता है वाज नॉट, यानी वो लॉयर जो था, वो जितना उसकी क्लास का कोई भी पर्सन इतना ज़्यादा बिजी नहीं होता था जितना ज़्यादा ये लॉयर बिजी होता था। ही सीम्ड बिजियर देन ही वाज, वो अपने आप को इतना बिजी दिखाता था इतना वो होता नहीं था, ठीक है। जैसा कि सारा काम उसी को है, यानी एक्चुअल में वो इतना डेडिकेट होता नहीं था जितना खुद को प्रिटेंड करता था। लाइन देखें, इन टर्म्स हैड केस एंड डूम्स ऑल फ्रॉम अ टाइम ऑफ किंग विलियम वर फेल। अब इन दो लाइंस को आपको समझना है। ये अपने तमाम केसेस में, तमाम जजमेंट्स में विलियम द कंकर के हवाले ऐसे देता था, रेफरेंसेस ऐसे देता था जैसे हर चीज़ उसी से लिंक हो। यानी जब भी वो बहस करता था कोर्ट के अंदर, या उसके जो दलाइल थे, जो उसके रेफरेंसेस थे, सभी किंग विलियम से जा मिलते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दो लाइंस में चौसर कहते हैं कि वो जो लॉयर था ना, उसके तमाम केसेस में, तमाम जजमेंट्स में वो विलियम द कंकर के ऐसे रेफरेंसेस देता था जैसे हर चीज़ उसी से लिंक हो, ठीक है। हर चीज़ विलियम द कंकर से लिंक है। तो वो इस तरह से अपनी बहस में, जब भी वो कोर्ट के अंदर बहस करता था, दलाइल देता था, रेफरेंसेस देता था, तो सभी रेफरेंसेस जो है विलियम से जा मिलते थे। अब यहाँ पे समझना है कि किंग विलियम कौन थे। स्टूडेंट्स, किंग विलियम वन की बात हो रही है। इंग्लैंड का जो किंग था, जिसने इंग्लैंड पर तकरीबन 1066 से लेके 1087 तक रूल किया था, ठीक है। ये एंग्लो सैक्सन के टाइम पीरियड में ये किंग जो था, किंग विलियम वन, इसने इंग्लैंड पर रूल किया था। यहाँ पर चौसर जो है वो फ्यूडल सिस्टम को रेफर कर रहे हैं। टू ही कोड एंड डिड एंड मेक अ थिंग,
وہ اتنی مہارت سے کام کرتا تھا، یعنی جو بھی اس کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے تھے، جو رائٹنگ اور کمپوزنگ جو تھی اس کی، وہ ان میں بہت ایکسپرٹ تھا. یعنی وہ اتنی مہارت سے کام کرتا تھا کہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہوتا تھا. اب کون سے کام کی بات ہو رہی ہے؟ انلیگل کام کرتا تھا، سے کرتا تھا، کسی کو کوئی شک نہیں پڑتا تھا. وہ اتنی مہارت سے رائٹنگ اور کمپوزنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے. دے ریکارڈ نو ویٹ پینشن ایٹ ہز رائٹنگ. اتنی مہارت اور تیزی سے وہ کام کرتا تھا کہ کوئی بھی غلطی نہیں نکال سکتا تھا. یعنی اس کے کام سے کوئی مسٹیک نہیں نکال سکتا تھا، کوئی فالٹ نہیں نکال سکتا تھا. یعنی اس کا کام بہت ہی پالشڈ ہوتا تھا. اب یہاں پہ پینشنٹ کا مطلب ہوتا ہے فائنڈ فالٹ، یعنی غلطیاں نکالنا اس کی رائٹنگ میں سے. جو اس نے ڈاکومنٹس تیار کیے ہوتے ہیں، جو کمپوز کیے ہوتے ہیں، کوئی بھی ان میں فالٹ نہیں نکال سکتا تھا. اسٹیٹڈ کوڈ ہی پلین بائی روٹ. اس نے ہر قانون، ہر لا پڑھا تھا. اس لائن میں اس کی انٹیلیجنس اور ڈیڈیکیشن دکھائی ہے کہ اس پرسن نے ہر قانون اور ہر لا جو ہے وہ بہت اچھے سے پڑھا تھا. ہی روڈ بٹ ہوملی ان اے مڈل کوٹ. اس نے موٹے کپڑے کی سادہ سی چادر پہنی ہوتی تھی. ہوملی کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پہننے والے جو کپڑے ہوتے ہیں اس نے وہ پہن رکھے ہوتے تھے. میڈل کا مطلب ہوتا ہے مکسڈ. ٹھیک ہے. یعنی ملٹی کلر کا گاؤن تھا، ملٹی کلرڈ گاؤن تھا اس کا جو اس نے پہن رکھا تھا. اس کے ہمبل کریکٹر کو دکھایا گیا ہے کہ اس کی اس لائن کے اندر جو ہے وہ اس کے ہمبل کریکٹر کو دکھایا ہے کہ اس نے کپڑے کس طرح کے پہن رکھے تھے. اس نے ایک موٹے سے کپڑے کی چادر لی ہوئی تھی. نیکسٹ دیکھیں، گرڈ ود اے سینٹ آف سلک ود بارز اسمیل. ایک پلین سلک کا بیلٹ اس نے پہن رکھا تھا جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیزائن بنے تھے. سینٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے ڈیزائن جو تھے وہ بنے تھے اس کے اوپر. اینڈ بریس کا مطلب ہوتا ہے کراس اسٹرپس. یعنی اس نے ایک پلین سلک کا بیلٹ پہن رکھا تھا جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیزائن بنے تھے. آف ہز ایرے ٹیل آئی نو لانگر ٹیل. اس کی اپیرنس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو اس لائر کی جو سمپلیسٹی اور موڈیسٹی ہے اس کی اپیرنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی جو چیزیں اس کے بارے میں زیادہ امپورٹنٹ تھی نا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح کا وائز انسان تھا، کس طرح سے اپنے انلیگل کام بھی لیگل طریقے سے کرتا تھا. کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں، یہ جو پیپرز ہیں، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ اس نے کس طرح سے بنائی، کس طرح سے انلیگل طریقے سے اس کو اپنے نام کیا یا انلیگل کام کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کو جاننا زیادہ ضروری تھا بجائے اس کی کہ آپ اس کی اپیرنس کو جانیں. ٹھیک ہے. چوزر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو اور اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا. اس کے کپڑے جیسے بھی تھے اس کی فیلڈ میں پریکٹس کو دکھایا. ہی از ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی رسپیکٹڈ، نالجیبل اینڈ اسکلڈ لوئر. اس کے کیریکٹر کی وزڈم اور پروفیشن کے ساتھ اس کی جو ہپوکریسی ہے اور مٹیریلزم ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا، اس کو بھی ہنٹ کیا ہے. اوور آل اس کیریکٹر کے تھرو چوسر لیگل پروفیشن کی ورچوز اور وائسز کو ہائی لائٹ کیا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ کیریکٹر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.